कहा जाता है शिक्षा दीक्षा देने वाला गुरु कहलाता है। लेकिन जीवन में हमें ऐसे विलक्षण गुरु भी मिलते हैं जो अपनी विलक्षण सोच से, अपनी प्रेरणा से और अपने अंतःकरण के नए विचारों से हमें जीने का नया मकसद देते हैं। ऐसे गुरुओं की गुरु दक्षिणा भी तो होगी, अनोखी गुरु दक्षिणा। साथियों, आप सबका नमन। बिना किसी भूमिका के आमने सामने में शुरू करती हूँ आज की संपूर्ण कथा। संपूर्ण कथा तो रोज होती है। आप सोच रहे यही कि संपूर्ण यानी पूरी कहानी तो रोज होती है, आज क्या खास बात है ना खास बात। आज हमारी कहानी का नायक संपूर्ण है। एक बहुत मेधावी बालक, बुद्धिमान बालक, मेहनती बालक, सबकी आंखों का तारा, अड़ोस पड़ोस विद्यालय, माता पिता का दुलारा। प्यार से सब उसे क्या कहते थे? छोटा था तो उसे सब छोटू छोटू कहते थे। और छोटू की छोटी सी दुनिया, बहुत खुश था वो अपनी दुनिया में। माता पिता का दुलारा, पड़ोसियों की आंखों का तारा, उसका दोस्त विनीत, उसका सबसे प्यारा, और स्कूल में शिक्षकों का, सहपाठियों का, सबका आंखों का तारा। ऐसा था संपूर्ण यानी छोटू, और बहुत खुश था अपनी छोटी सी दुनिया में, अपने माता पिता, अपनी किताबों के संसार और अपने आसपास के परिवेश से। लेकिन नजर लग गई थी किसी की और उसकी छोटी सी दुनिया बिखरने लगी। हुआ क्या? अरे भाई, एक बहुत बड़ी महामारी आ गई। घर घर में लोग बीमार पड़ने लगे और उस महामारी ने अपनी चपेट में छोटू के बाबा को भी ले लिया। छोटू के बाबा बीमार क्या पड़े, सारा घर बिखर गया। काम पर नहीं जा पाते थे, उनके वेतन के पैसे नहीं आते, उनकी देखभाल के लिए माँ काम पर नहीं जाती, माँ के वेतन के पैसे नहीं आते, और जो बचा कुचा घर में जो बचत थी वो सारी धीरे धीरे दवा में और पिताजी के इलाज में, इसमें खर्च होने लगी। और छोटू की पढ़ाई छूट गई। छोटी की दुनिया वीरान हो गई, अंधेरी हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब वो क्या करे, कहाँ जाए और किससे अपनी व्यथा कथा सुनाए। उसका पड़ोसी दोस्त विनीत, वो भी बड़ा दुखी था। छोटू से वो खूब मदद लेता था, दोनों साथ स्कूल जाते थे। छोटू उसे खूब अच्छी तरह से सब पाठ पढ़ा देता था, विज्ञान की बातें समझाता था, गणित के सवाल सुलझाता था, व्याकरण की समस्या का समाधान भी कर देता था। विनीत भी परेशान था और विनीत की माँ देख रही थी कि इतनी परेशानी में उनका पड़ोसी है, लेकिन उसे मालूम था कि उनके पड़ोसी बड़े स्वाभिमानी हैं, खुददार हैं, कोई मदद तो लेंगे नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और एक हल समझ में आया। किसको? विनीत की माँ को। और उन्होंने विनीत से कहा, जा बेटा, छोटू को बुला ला, भूखा प्यासा घर में रुआंसा बैठा है, बुला ला उसे। और विनीत छोटू को बुलाकर अपने घर लाया। तो विनीत की माँ, उन्होंने उसे गले से लगाया, उसको समझाया, दुलारा, और उससे कहा, बेटा, मुसीबत तो आती है, लेकिन मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? दृढ़ता से करना चाहिए, और मुसीबत के लिए कोई हल भी ढूंढना चाहिए। लेकिन ये ऐसी महामारी आई है, घर घर में लोग बीमार पड़े हैं। अब देखो, तुम्हारे बनिए चाचा, उनके मुनीम भी बीमार पड़ गए, वो भी गांव चले गए। हम भी परेशानी में हैं, पूरी दुनिया परेशानी में है। लेकिन बेटा, इस परेशानी का कुछ न कुछ इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। अब तुम्हारा स्कूल भी छूट गया, परीक्षा कैसे दोगे? लेकिन एक तरीका तो है। क्या तरीका चाची? छोटू ने एकदम से पूछा। अरे भाई, तुम प्राइवेट परीक्षा दे सकते हो। इस वर्ष सबको रियायत मिलने वाली है। महामारी की वजह से कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था में, मान लो कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है और असहाय हो गया है, तो उसको छूट मिल जाएगी। और पढ़ाई तुम प्राइवेट दे सकते हो, प्राइवेट परीक्षा दे सकते हो। तुम अपने मित्र विनीत के साथ खूब पढ़ाई करो। और विनीत को तो तुम इतनी सारी बातें समझाते हो, गणित के सवाल उसके हल करते हो, कठिन संकल्पनाएं समझाते हो। तो तुम दोनों मिलकर पढ़ोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे, विनीत को भी फायदा मिलेगा। और विनीत की माँ ने कहा छोटू से, बेटा, मुनीम जी के जाने से तुम्हारे बनिया चाचा बहुत परेशान हैं।
उनका बही खाता नहीं संभल पा रहा, हिसाब किताब नहीं जुड़ रहा और सारी छोटी मोटे कामों में उनको बहुत परेशानी आ रही है। तो तुम स्कूल नहीं जाते, गणित में इतने अच्छे हो, सवालों को मिनटों में हल करते हो, तुम अपने चाचा का बही खाता संभाल लो, उनका हिसाब किताब में मदद कर दो, छोटे मोटे कामों में उनकी सहायता कर दो, जो मुनीम जी को तनख्वाह मिलती थी वो हम तुम्हें दे देंगे। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। छोटू तो खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं चाचा का सब काम करूंगा, मैं उनका सौदा भी ले आया करूंगा, पहुंचा भी आया करूंगा, संभाल भी दूंगा, साफ सफाई भी कर दूंगा, बही खाता भी संभाल लूंगा, मैं सब कर दूंगा। तो चाची मुस्कुराई, उन्होंने कहा, नहीं, पहले तो तू अपनी पेट पूजा कर ले, आ तुझे खाना खिलाती हूँ। और उन्होंने छोटू को भरपेट खाना खिलाया। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। किसके आंसू? खुशी के आंसू, संतोष के आंसू, मुसीबत का हल पाने के आंसू। और फिर विनीत की माँ ने छोटू को थोड़ा खाना अपनी उसकी माँ के लिए भी दिया, कहा अपनी माँ को भी खाना देना, और तुम्हारी तनख्वाह के कुछ पैसे मैं तुम्हें आगे दे देती हूँ और तुम उसको जाकर तुम्हारे पिताजी की दवाई और पथ्य का इंतजाम भी करवा लेना उससे। अंधे को चाहिए दो आंखें और छोटू को मिल गई मन की सारी मांगे पूरी हो गई। और छोटू जो है खुशी 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 अपने घर आया, अपने माता पिता को सब समझाया और सब खुश थे। लेकिन छोटू ने फिर अपनी चाची से यानी विनीत की माँ से जाकर कहा, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा आपका उपकार। तो उसकी पड़ोस की चाची विनीत की माँ मुस्कुराई, कहने लगी, उपकार चुकाओगे? मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ने वाली हूँ। अरे मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगी, अच्छी मोटी गुरु दक्षिणा लूंगी। जब तुम समर्थ बन जाओगे, जब तुम काबिल हो जाओगे, तब मैं अपना हिसाब पूरा करूंगी। जी 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 कहकर छोटू जो है उनके चरणों में नतमस्तक था। उसकी खुशी का ठिकाना न था। खूब मन लगाकर मुस्तैदी से अपना काम कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था और दोनों दोस्त मिलकर अपनी अपनी कक्षा के सारे सवालों को, सारे समीकरणों को हल करते। विनीत की माँ यानी छोटू की चाची मुस्कुराई और उन्होंने कुछ सोचा और सोच के कहा, अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर कोई तुझसे ऋण होने का ऋण लूंगी। जिस दिन तू पढ़ लिख कर समर्थ हो जाएगा, उस दिन मैं तुझसे अपना ऋण चुकाने की मांग करूंगी। नहीं नहीं चाची, मुझे आप आज ही बताइए। अच्छा ठीक है, आप जो कहेंगी, जो मुझे वजीफा मिल रहा है मैं उसके पैसे भी आपको दे दिया करूंगा। चाची ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तू एक चीज मुझसे एक बात की कसम खा, गांठ बांध कि जब भी तू समर्थ हो जाएगा, लायक बन जाएगा, नौकरी करने लगेगा, कमाने लगेगा, तब तू ऐसे विद्यार्थियों की मदद करेगा जो योग्य हैं, उपयुक्त उपयुक्त पात्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी न किसी कारणवश, किसी मुसीबत के कारण वो पढ़ाई अपनी आगे नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा ऋण होगा, ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अगर तू मुझे चाची गुरु कुछ भी मानता है तो ये मेरी गुरु दक्षिणा तुझे चुकानी होगी। ये गुरु दक्षिणा तू अपने मन में पक्की कर ले कि तू समर्थ होगा तो तू इसको गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे चुकाएगा। गांठ बांध ली किसने? छोटू ने। छोटू यानी संपूर्ण ने। और उसने विश्वास दिया, चाची को विश्वास दिलाया कि आपकी बात को मैं हमेशा सर ऊपर रखूंगा, सर माथे पर रखूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। छोटू पढ़ने में होशियार था, मेधावी था, बहुत चीज़ों में दक्ष था, आगे बढ़ने की उसकी ललक थी, मेहनती था और बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ऊंचाइयों तक पहुंचते गया। हर परीक्षा उसने बहुत अच्छे अंकों से पास की और इस योग्य हो गया कि वो समर्थ होके कोई अच्छी सी नौकरी पा सके। जगह जगह उसने आवेदन देने शुरू कर दिए नौकरी के लिए और जगह जगह से उसे बुलावे आते। जब उससे सवाल पूछे जाते, वो सवालों के इतने बेहतरीन, इतने उम्दा उत्तर देता कि सारे लोग उससे एकदम से उसके कायल हो जाते। जहां भी साक्षात्कार होता, सारे के सारे साक्षात्कार लेने वाले संपूर्ण से इतने प्रभावित होते कि उसको तुरंत नौकरी मिल जाती।
लेकिन नौकरी के पहले संपूर्ण एक शर्त रख देता। शर्त इतनी अनहोनी, इतनी अटपटी, इतनी अनोखी अनोखी थी कि सबका दिमाग चकरा जाता और सब सोचने लगते कि क्या वास्तव में इसे नौकरी देनी चाहिए। कहीं ये सिरफिरा तो नहीं है, कहीं इसके सनकी तो नहीं है, कहीं इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है। और उसको नौकरी नहीं मिलती, मिलने के पहले नौकरी खत्म हो जाती। पर संपूर्ण दृढ़ निश्चयी था। उसने सोचा कि जहां भी नौकरी करेगा अपनी शर्तों पे ही करेगा। एक और जगह एक बहुत बड़ी कंपनी में उसके लिए बुलावा आया इंटरव्यू देने का। और जब संपूर्ण पहुंचा तो उसके सामने एक पूरा प्रतिनिधि मंडल था। 8-10 लोग थे बैठे हुए, जिनके एक सभापति थे और सबने सभापति के साथ सबने सवालों के बौछार लगा दी और संपूर्ण हर एक के सवाल के मुस्तैदी से और बहुत ही योग्यतापूर्ण उत्तरों से अपनी बात सबके सामने रखता और सारे के सारे लोग प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हुए कि सबने तुरंत उसको नौकरी देने की पेशकश कर दी। अब संपूर्ण ने फिर से रख दी अपनी शर्त। और क्या शर्त थी ये तभी बताऊंगी, लेकिन जैसे उसकी शर्त सुनी, सारे के सारे जितने भी लोग थे बैठे सभा में एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। ये क्या अटपटी सी बात कह रहा है, ये क्या बेतुकी सी बात कह रहा है, ये क्या कोई शर्त है। और जैसे ही सबके चेहरे की मुस्कुराहट और इस प्रकार का भाव देखा सभापति जी ने, उन्होंने सबको रोका और शांत किया। कहने लगे कि ये बालक बहुत ज़हीन है, मेधावी है और बहुत बुद्धिमान है। जो ये कह रहा है इसकी तह पर जाना चाहिए और मैं इसकी तह तक जाना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारी इस अनोखी शर्त का क्या कारण है। शर्त क्या थी? उसने कहा था संपूर्ण ने कि वो कुछ भी नौकरी करे, कुछ भी तनख्वाह मिले, उसे जितनी तनख्वाह है उसे 1000 ज़्यादा मिले। संपूर्ण ने कहा कि उसे ये 1000 रुपये हर वर्ष अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के रूप में चाहिए और ये हमेशा सिलसिला चलता रहना चाहिए जब तक वो वहाँ काम करेगा। सभापति महोदय के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें तो बहुत अच्छी तनख्वाह पहले मिलेगी, हज़ारों रुपए की बात है, तुम 1000 पे क्यों अटक गए हो? और हर साल तुम्हारी बढ़ोतरी इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, तुम्हें पदोन्नति भी मिलेगी, तुम आगे जाओगे, योग्य हो, मेहनती हो, काबिल हो, तुम इस 1000 पर क्यों अटक गए हो? संपूर्ण ने सिर हिलाया और कहा, असल में ये मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में देने हैं। गुरु दक्षिणा? कैसी गुरु दक्षिणा? सबकी आंखों में सवाल था। तो संपूर्ण ने कहा, ऐसा है कि एक समय था जब मैं बहुत मजबूरी में था, परेशानी में था, हमारे हालात इतने ख़राब थे कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मुझे कोई राह नहीं मिल रही थी कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे अपने आप को जीवन में सुस्थिर कर पाऊं। तब मेरे पड़ोस की चाची, जिन्हें मैं गुरु मानता हूं, उन्होंने मुझे एक राह सुझाई और उन्होंने मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाया, मुझे आगे पढ़ने में मेरी सहायता की। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी राह सुझाई जिसके बाद मैं अपने आप को काबिल सिद्ध करने में समर्थ हो गया और मुझे उनको ही गुरु दक्षिणा देनी है। हाँ, तो 1000 रुपये देने में क्या बात है, तुम 1000 रुपये उनको देते रहो, तो इसमें कोई अलग बात, गलत बात तो नहीं है। तो समर्थ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे इस पूरी सोच के पीछे एक योजना है। मेरी चाची ने मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा था ये आप जानते हैं? उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके ऋण को कैसे चुकाऊंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम समर्थ हो जाओगे तब तुम किसी ऐसे बच्चे की सहायता करना जो मजबूरी में होगा, परेशानी में होगा, काबिल होगा, अपनी पढ़ाई को कायम कर सकने में असमर्थ होगा। और मैं उस बच्चे के लिए इस योजना को कार्यान्वित करके, पूरा करके अपनी चाची को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। मैं हर साल 2 बच्चों को चुनूंगा जो परेशानी में होंगे लेकिन काबिल होंगे, आगे पढ़ना चाहते होंगे।
उनके 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जब तक वो समर्थ नहीं हो जाते दूंगा। अगले साल फिर 1000 बढ़ेगा, फिर दूसरे 2 बच्चों को वही सहायता मिलेगी। अगले साल तीसरे 2 बच्चों को सहायता मिलेगी, जब तक सारे बच्चे समर्थ नहीं हो जाते, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा उन बच्चों को मुझे एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। क्या वादा? कि वे भी इसी प्रकार से जब समर्थ हो जाएंगे तो मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में असहाय और योग्य बच्चे को सहायता देकर उसकी परीक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए सारे समाधान जो है वो उपस्थित करेंगे। और इस प्रकार से ये सिलसिला कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला बन जाएगा। मेरी तरफ से तो चलती रहेगी व्यवस्था, लेकिन जितने बच्चे समर्थ होते जाएंगे उतने बच्चे उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और ये एक ऐसा ऐसा सिलसिला बन जाएगा, अंतहीन सिलसिला, जिसमें पूरे देश में कोई बच्चा अगर योग्य है, पढ़ना चाहता है, तो किसी भी असमर्थता के कारण अपनी पढ़ाई को बंद न करे। और इस प्रकार से समर्थ बच्चे, योग्य बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारा देश दिनों दिन उन्नति करेगा। और जो एक यहीं पर हम बात ख़त्म नहीं करेंगे। जो मेरी तनख्वाह है, आपने कहा कि तनख्वाह को मैं दे सकता हूँ तनख्वाह से, तो तनख्वाह जो है वो मेरे माता पिता की देय है। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, तो वो तनख्वाह के पैसे उनके हैं। और ये जो गुरु दक्षिणा की जो योजना है, ये मेरी गुरु चाची के लिए है। जो बच्चे समर्थ बनते जाएंगे वो बच्चे ज़रूरतमंद मेधावी छात्रों का खर्च वहन करके मेरा ऋण चुकाते जाएंगे। और ये हमारी चाची की गुरु दक्षिणा कभी ख़त्म न होने वाली अनोखी गुरु दक्षिणा बनेगी। संपूर्ण गुरु दक्षिणा तो यही है जो मैं उनको समर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण ने क्या कहा, मैं कई बार क्या होगा कि कई बच्चे जो हमारी इस योजना से जुड़ेंगे, उन्हें अचानक से किसी विपत्ति के सामना करना पड़ सकता है, कोई सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं इस बीच में जो भी मुझे अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, पदोन्नति होगी या कोई बढ़ावा मिलेगा तनख्वाह में, तो उसको मैं एक ट्रस्ट में जमा करूँगा जिसका नाम होगा सहयोग ट्रस्ट। उस ट्रस्ट में और लोग भी अगर चाहेंगे तो धनराशि जमा कर सकेंगे। उस ट्रस्ट की व्यवस्था हम कैसे होगी सोचेंगे, लेकिन उस ट्रस्ट के माध्यम से अचानक विपत्ति पड़ने पर, अचानक ज़रूरत पड़ने पर हम उन छात्रों की मदद कर सकेंगे। बात खत्म होते ही, संपूर्ण की बात खत्म होते ही सबने तालियां बजाकर संपूर्ण का स्वागत किया और उसकी विलक्षण योजना, उसकी सोच के मुरीद हो गए, सब प्रभावित हो गए उससे। और अध्यक्ष महोदय ने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की, 1000 का तुम्हारा जो बढ़ोतरी है वो भी इसके साथ में पक्का, हर वर्ष 1000 रुपये बढ़ने की बात भी पक्की। और इसके अलावा जो तुम सहयोग ट्रस्ट की स्थापना करने की बात कर रहे हो ना, हम उसकी स्थापना आज करते हैं। हम जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, हम अपनी अपनी तरफ से कुछ धनराशि इकट्ठा करके एक ट्रस्ट बना लेते हैं जो तुम चलाओगे, तुम्हें उसको पूरी आज़ादी होगी चलाने की। संपूर्ण बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया, कहने लगा लेकिन मुझे ये आज़ादी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आज़ादी मिल जाती है धन को व्यय करने की, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ हो सकती है। तो मैं चाहूँगा इस ट्रस्ट को, आपकी जो अभी पूरी समिति है उसमें से कुछ लोग मिलके उस ट्रस्ट के साथ जुड़ें, ट्रस्टी बने, मैं भी रहूँगा। हम मिलकर योजना बना के किस प्रकार से किसको कितनी धनराशि दी जा सकेगी निश्चित करेंगे। साथियों, संपूर्ण की संपूर्ण दक्षिणा, गुरु दक्षिणा अदा हो गई थी और उसकी सारी मांगें मान ली गई थी। वो बहुत खुश था कि उसकी चाची को अनोखी गुरु दक्षिणा दे पाया। हाँ, कैसी लगी ये अनोखी गुरु दक्षिणा की कहानी? आप भी चाहें अपने मन में कोई नई सोच से, नए संकल्प से आप भी मदद कर सकते हैं। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो बड़ा, जो बूढ़ा परेशानी में हो, और संकल्प लीजिए कि आप भी ऐसी विलक्षण योजना से
लोगों के जीवन को संवारने में योगदान देंगे। नमस्कार।